सभी किसान भाइयों को एवं मेरे व्यूअर्स का मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य इफ्को किसान संचार की ओर से हमारे इस लाइव सेशन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों एवं हमारे जितने पशुपालक हैं, आशा करते हैं कि आप इस समय अपने घरों पे होंगे, सुरक्षित होंगे एवं कृषि से संबंधित कोई भी कार्यों पे बाधा नहीं आ रही। सरकार द्वारा दिए गए सारे अधिनियमों का पालन कर रहे हैं और जो भी बातें बताई गई हैं, जो भी प्रिकॉशंस, ये जो वैश्विक महामारी है उससे संबंधित जो भी सरकार द्वारा दिए गए अधिनियम है उसका आप भरपूर पालन कर रहे हैं। किसान भाइयों, आज का जो हमारा विषय है, क्योंकि हम हर दिन 11 बजे आते हैं, कुछ बातें आपसे साझा करते हैं, नई नई जानकारी देते हैं और ऐसे ही ज्वलंतशील मुद्दों पे हम बात करके ये प्रयास करते हैं कि इस समय भी किसान भाई एवं हमारे पशुपालक ज्ञान से वंचित न रह जाए, अन्नदाता को कोई नुकसान न हो। जैसा कि मैं देख सकता हूं कि हमारे साथ करीबन 20 से 22 लोग लाइव आ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा क्षमा प्राप्ति भी चाहता हूं कि आज हमें थोड़ा सा विलंब हुआ, क्योंकि नेटवर्क इशू था, टेक्नोलॉजी का जमाना है तो ऐसी दिक्कतें आती रहती। दूसरी बात, क्योंकि आज त्योहार का दिन है, सभी कृषक भाइयों, सभी पशुपालकों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आशा करते हैं ये त्योहार, ईद का त्योहार हमारी जिंदगी में खुशियां लाएगा एवं त्योहार इस वैश्विक महामारी से लड़ने में हमें साहस देगा। त्योहार को भी अच्छे से मनाया जाए और हम यही ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें कि हम अपने घरों पे रहें। तो आज का जो हमारा मुख्य विषय है, जैसा कि मैं देख सकता हूँ 22-23 लोग जुड़ चुके हैं और विषय आने से पहले ही आज हमारा प्रश्न भी आ चुका है, परंतु मैं इस विषय की घोषणा कर रहा हूं। आज हम जिस विषय पे जानकारी देंगे, आज हम जिस विषय पे बात करेंगे, वह है गर्मी एवं बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं का कैसे रखे ख्याल तथा उनका प्रबंधन। इस विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट, ऊर्जावान युवा एक्सपर्ट, जो कि एक ये पशुपालन विशेषज्ञ है, सरपंच समाज कृषि विज्ञान केंद्र औरैया से अपना ताल्लुक रखते हैं। हमारे आज के जो युवा एक्सपर्ट हैं, ऊर्जावान एक्सपर्ट हैं, ये पिछले 13-14 सालों से औरैया तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में किसानों के साथ जुड़ के डिवर्मिंग के क्षेत्र में अपना मुख्य योगदान दिया है और 12-13 सालों से वह किसानों के बीच में अपनी सेवा निर्वृत्त कर रहे हैं। तो आइए एक नई ऊर्जा के साथ और एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज के साथ आज हम अपने एक्सपर्ट डॉक्टर ब्रिज विकास सिंह जी का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सिद्धार्थ जी। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि मैं देख रहा हूं हमारे साथ करीबन 30 से 35 लोग जुड़ चुके हैं और मैंने जैसे ही अपना आज का टॉपिक बताया, टॉपिक बताने के पहले ही प्रश्न पहले आ गया है। तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब, आज आप हमारे जो ऑडियंस हैं, जो हमारे सूझवान किसान एवं ये पशुपालक हैं, उनको आज के हमारे विषय की पृष्ठभूमि बताएं और उनका इंट्रोडक्शन कराएं। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। नमस्कार किसान भाइयों और श्रोताओं। आज इफ्को किसान के द्वारा जो ये प्लेटफॉर्म मुझे मुहैया कराया गया, उसके लिए मैं सर्वप्रथम इफ्को किसान को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और साथ ही पूरे हिंदुस्तान की आवाम को ईद की शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है जो इफ्को किसान की तरफ से मुझे दिया गया, वो है गर्मी और बरसात में दुधारू पशुओं का प्रबंधन। मैं इस मुख्य विषय पर आने से पूर्व मित्रों, दो चीजें हैं जो बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम, भारत माता, इस देश की माटी और इस देश के किसान को सादर प्रणाम करते हुए आज इफ्को किसान के इस फेसबुक पेज पर सरपंच समाज कृषि विज्ञान केंद्र के एक स्टाफ, यानी कि मैं डॉक्टर ब्रज विकास सिंह, आप सभी लोगों का इस लाइव सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों से ये इस वैश्विक महामारी यानी कि कोविड-19 कोरोना से बचाव के लिए अपील करता हूं, यानी कि कम से कम बाहर निकलें, अत्यंत आवश्यक हो तभी निकलें, अपने मुंह को मास्क से कवर करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें
और बाहर की किसी भी वस्तुओं को अनायास ना छुएं, बाहर थूके नहीं, अपने घर के सभी सदस्यों को, अपने इष्ट मित्रों को, अपने सगे संबंधियों को कोविड-19 से लड़ने हेतु, लॉकडाउन का पालन करने हेतु, भारत सरकार और प्रदेश सरकारों की गाइडलाइनों का पालन करने हेतु प्रोत्साहित करें और स्वयं भी यह करें। आज मैं उन सभी कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर्स, हिंदुस्तान की नर्सेस जितनी भी हैं, हमारा पूरा सफाई कर्मचारी, हिंदुस्तान का पूरा पुलिस बल, सभी सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार बंधु, उन सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं और कोविड-19 से इस लड़ाई के लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इसके साथ साथ मैं अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए सादर प्रणाम करता हूं। उन्होंने इस आपदा की घड़ी में हमारे इस देश का बेहतरी से बेहतरी ख्याल रखा। आदरणीय पशुपालक भाइयों, श्रोताओं, आज जैसा कि एक मुख्य विषय है बरसात और गर्मी में दुधारू पशुओं का प्रबंधन। मित्रों, दुग्ध उत्पादन में भारत के जो आंकड़े हैं वो 191 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन का जो रिकॉर्ड है वो हिंदुस्तान का है और प्रति व्यक्ति जो खपत है वो 391 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की खपत है। मित्रों, ये आंकड़े पशुपालकों के अथक प्रयासों से ही संभव हो पाते हैं। भारत का पशुपालक निश्चित तौर पर वंदनीय है और जो मेहनत करता है वो वाकई काबिले तारीफ है। मित्रों, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारतवर्ष के पशुपालक भाई, किसान भाई, पशु वैज्ञानिक शोध संस्थानों में और हमारी सरकारें निश्चित तौर पर उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही हैं, किंतु बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी खामियां ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रबंधन के दम पर ही उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। पशुओं का प्रबंधन अत्यंत ही आवश्यक है और खासकर गर्मी के समय में, गर्मी के मौसम में अगर पशुओं का प्रबंधन उचित तरीके से न किया जाए, पशुओं का प्रबंधन अगर उचित तरीके से न किया जाए तो गर्मी में ऐसे ही दुग्ध का उत्पादन कम होता है पशुओं से, और अगर प्रबंधन अच्छा नहीं होगा तो निश्चित तौर पर उत्पादन घटता जाएगा। तो किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, श्रोताओं और जितने भी लोग पशुओं से जुड़े हुए हैं, मैं उन सबसे निवेदन करता हूं कि पशुओं के बहुत सारे प्रबंधन हैं, बहुत सारी क्रियाएं हैं, दैनिक क्रियाएं हैं, उनका प्रबंधन करना अत्यंत आवश्यक है। सिद्धार्थ। जी ब्रिज विकास जी, डॉक्टर साहब आपने काफी अच्छी बात कही, क्योंकि ये समय ऐसा है, मौसम ऐसा है, एक तो ये सारी महामारी का मतलब समय है, ऊपर से पशुओं के लिए जो ये समय है ये काफी चैलेंजिंग रहता है। जैसा कि आपने दुग्ध उत्पादन की भी बात की और जो प्रति व्यक्ति दुग्ध सेवन है भारत में, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं डॉक्टर साहब, हमारे साथ करीबन 30 से ज्यादा लोग लाइक आ चुके हैं। उसमें से ये संदीप नायक जी, मनोज जी, आशीष जी, स्नेहा जी, आशीष शर्मा, अजय यादव, शक्ति सिंह डांगी, पंकज पांडे, संदीप गाडेकर, सब लोगों ने अपना हार्दिक अभिनंदन पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़ने के लिए। तो बढ़ते हैं हमारे इस पहले सेगमेंट की ओर। डॉक्टर साहब, मैं ये चाहता हूं हमारे साथ जो व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कृषि तो रोजगार देता है 3-4 महीने बाद, परंतु जो पशुपालन है जिसमें हर रोज हर दिन किसान के लिए आय का एक इनकम का नया आयाम बन सकता है, उससे संबंधित मैं ये चाहता हूं आप ये बताएं, इस समय गर्मियों के मौसम में पशुओं का सुचारू रूप से नस्ल प्रबंधन, ब्रीड मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, नस्ल प्रबंधन कैसे की जाए। ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जी सिद्धार्थ जी, आपने वाकई बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है और जो पशुपालन के प्रबंधन का सबसे मुख्य बिंदु होता है, पशुओं के नस्ल का प्रबंधन। पशुपालक भाइयों, श्रोताओं, सबसे बड़ी चीज बताना चाहूंगा कि पशुपालन के प्रबंधन में, दुधारू पशुओं के प्रबंधन में सबसे मुख्य बिंदु आता है पशुओं के नस्ल का प्रबंधन या नस्ल का चयन। हम अगर किसी भी प्रकार से नस्ल से समझौता अगर कर लेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा उत्पादन में बढ़ोतरी नहीं होगी और उत्पादन ठहर जाएगा या कम होने लग जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं।
हमारे किसान भाई, जितने भी किसान भाई आज इस लाइव सेशन को देख रहे हैं, वो सब जानते हैं कि जैसे ही किसी भी फसल का समय आता है, हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी फसल, जैसे अभी धान का सीजन आने वाला है कुछ ही दिनों बाद, बरसात के मौसम में, उससे पहले नर्सरी डालेंगे हम लोग। जैसे ही किसी भी फसल का समय आता है तो हम लोग बीज का जो प्रबंधन है या बीज की जो व्यवस्था है वो करने के लिए शुरू हो जाते हैं। तमाम जगह जितने भी एग्री एक्सपर्ट्स हैं, जितने भी कृषि वैज्ञानिक हैं, जितने भी कृषि प्रोफेसर हैं या जितने भी तकनीकी अधिकारी हैं, उन सबसे पूछते हैं कि कौन सी प्रजाति नई आई है या कौन सी प्रजाति बेहतर उत्पादन देने वाली है और वो प्रजाति हमको कैसे कैसे कहां पर अवेलेबल हो सकती है। उसका एक ही तथ्य है, हम लोग इसलिए उस प्रजाति का चयन करते हैं ताकि हमें अधिक से अधिक और बेहतर से बेहतर उत्पादन मिल सके। लेकिन पशुओं के केस में हम थोड़ा सा यहां ढील दे देते हैं। पशु है, आया, चाहे जैसा भी है, पशु मादा पशु है तो उसके स्वभाव में दुग्ध उत्पादन है और उसकी नस्ल का हम लोग चयन नहीं करते। उसका शरीर चाहे जितना हष्टपुष्ट हो, लेकिन अगर उसकी नस्ल दुग्ध उत्पादन के योग्य नहीं होगी, यदि किसी भी पशु की नस्ल अगर दुग्ध उत्पादन के योग्य नहीं होगी तो उससे उस आहार के अनुरूप जो उसको खिलाया जाता है उसके अनुरूप दुग्ध उत्पादन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए पशुओं का नस्ल का चयन हम लोगों को बड़े ही सोच समझ कर करना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक और छोटा सा, कि अगर हम 4 पशु पालते हैं, जो कि ज्यादातर हमारे प्रदेश में, हमारे अन्य प्रदेशों में, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को थोड़ा सा छोड़ दें तो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया में हम लोग क्या करते हैं कि 4 पशु पालते हैं किसान भाई। अब चारों पशुओं से पूरे दूध का जो उत्पादन देखते हैं, पूरे दिन का जो उत्पादन देखते हैं, वो कितना मिलता है? 15-16 लीटर, 14 लीटर, 15 लीटर, 16 लीटर। अब 16 लीटर में से कुछ दूध हम घर के लिए भी रख लेते हैं, यानी 4-5 लीटर घर के लिए रख लिया, बचा 12 लीटर दूध। अब 12 लीटर दूध को जब हम विक्रय करने के लिए जाते हैं तो 30 या 35 रुपए के आसपास, 35 रुपए के आसपास आज की डेट में दूध चल रहा है और 35 रुपए के हिसाब से हमारा 420 रुपए का दूध एक दिन में हम लोग बेच पाते हैं। 4 जानवरों से अगर चारों दूध दे रहे हैं तो 15-16 लीटर दूध लिया, 4-5 लीटर घर रख लिया, 420 रुपए का दूध बेचा। अब किसान भाइयों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां, ये बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है, इस पे बड़ा जरा गौर कीजिएगा कि किसान को वो 420 रुपए ठीक लगते हैं। कहता है कि चलो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, हमारे जो घर खर्चे हैं वो चल जाएंगे। किंतु आपने कभी ये सोचा है कि 4 जानवर, उनमें कम से कम अगर कितना भी लागत आएगी प्रतिदिन तो मिनिमम 600 रुपए की लागत आएगी। 500 से 600 रुपए, सॉरी 500 से 600 रुपए की लागत आएगी, यानी 125 रुपए से लेकर के 125 रुपए से लेकर के 150 रुपए तक की लागत एक पशु पे आती है। उसमें आहार, पशु आहार, पशु चारा और पशुओं का रहन सहन का प्रबंधन, यानी कि लेबर का प्रबंधन, जो घर के लोग हैं उसका भी अगर हम जोड़ेंगे तो 125 से 130, यानी कि 4 पशुओं को अगर हम खिला पिला रहे हैं तो एक दिन में 600 रुपए की हम लोग लागत लगाते हैं टोटल। यानी कि उसमें एक आदमी की पूरे 24 घंटे की मजदूरी भी जोड़ें, एक आदमी 24 घंटे 4 पशुओं के पीछे लगा रहेगा, दाना करेगा, चारा करेगा, दूध निकालेगा, दूध देने जाएगा, तो उसकी भी कम से कम दिहाड़ी जो होती है आज के हिसाब से 200 रुपए के आसपास तो एक 8 घंटे के मनरेगा की मजदूर की दिहाड़ी होती है, और 400 रुपए के आसपास फीडिंग में और उन सब में खर्चा आ जाएगा, तो कुल 600 रुपए और हमें प्राप्त हुए 400 रुपए। वहीं पर अगर हम कोई बहुत अच्छी ब्रीड जो दुग्ध उत्पादन के योग्य होती हैं, वो 4 की जगह अगर हमने 3 पाली, 2 पाली, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने 2 जानवर भी पाले, जिसमें एक साहिवाल गाय, एक मुर्रा भैंस, अगर या 2 साहिवाल गाय या 2 मुर्रा भैंस, 2 ही जानवर पालें, अच्छी नस्ल के पालें। अच्छी नस्ल में अगर हम मुर्रा भैंस पाल रहे हैं, भैंस की जो नस्लें हैं, मुर्रा हुई, नीली राबी हुई, महसाना हुई, ये सब भैंस की दुधारू योग्य नस्लें होती हैं। और जो गाय है उसकी साहिवाल, जर्सी, हॉलिस्टन फ्रिजियन। लेकिन मैं श्रोताओं से ये विनम्र निवेदन करूंगा कि वो इंडियन ब्रीड्स ही पालें तो ज्यादा बढ़िया है, इंडिजीनस ब्रीड ही पालें तो ज्यादा बढ़िया है, जिसमें गेरे, थारपारकर और साहिवाल
मुख्य तौर पर गाय। तो इनको अगर हम पालते हैं तो दो जानवरों से, अगर भैंस पालते हैं दोनों, तो कम से कम एक दिन का उत्पादन होगा 25 लीटर। अगर हम गाय पालते हैं दोनों तो एक दिन का उत्पादन होगा कम से कम 30 से 35 लीटर। और एक भैंस एक गाय पालते हैं तब भी 30 लीटर के 25 से 30 लीटर के आसपास हमको दूध मिलता है सिर्फ दो जानवरों से। और हम एक दिन में अगर हम 200 रुपए भी एक जानवर पर खर्च करते हैं तो 400 रुपए का खर्चा हुआ, और 25 लीटर भी दूध लेते हैं तो 5 लीटर घर के लिए रखे तो 20 लीटर दूध बेचते हैं, और 20 लीटर दूध 700 रुपए का होता है। और जिस पर 400 रुपए अगर हमने खर्च किया और 700 रुपए अगर हमने पाया, तो यानी कि 300 रुपए प्रतिदिन की बचत सिर्फ दो जानवरों पे। मैं आज के परिवेश की बात कर रहा हूं। बड़ी डेयरी हम चाहे जितना बड़े खेलते रहे, 10 जानवर, 15 जानवर, 20 जानवर, जितना भी बढ़ाते जाएंगे, लेकिन नस्ल का चयन बहुत ही मुख्य बिंदु है आज के समय में। नस्ल का चयन अत्यंत आवश्यक है आज के समय में, कि अगर हम भैंस पाल रहे हैं तो मुर्रा हुई, भदावरी हुई, महसाना हुई, नीली रावी हुई, और अगर गाय पाल रहे हैं तो साहिवाल हुई, गिर हुई, थार पारकर हुई, इत्यादि नस्लों से अगर हम प्रबंधन करेंगे तो निश्चित तौर पर उत्पादन बढ़ाएंगे। रही बात दूसरी चीज नस्ल का प्रबंधन करने की, तो हमको अपने जानवर को कृत्रिम गर्भाधान ही कराना है। और कृत्रिम गर्भाधान के थ्रू जितने भी हमारे देसी जानवर हमारे पास हैं, उनकी एक सारणी बनानी है कि इस जानवर को हमने साहिवाल से क्रॉस कराया, इस जानवर को हमने मुर्रा से क्रॉस कराया, इस जानवर को हमने थार पारकर से क्रॉस कराया। तो एक उसका वंशावली बना लीजिए, ताकि उसकी जो वंश है, आगे जितने भी जानवर हम लोग उनकी वंश संतति को अगर हम क्रॉस कराएंगे, तो अमुक अगर प्रजाति से ही, अमुक नस्ल से ही अगर हम क्रॉस कराते रहेंगे तो वो प्योरिटी की तरफ आगे बढ़ती चली जाएगी और निश्चित तौर पर उत्पादन में लाभ होगा। और दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश में हमारे बहुत सारे जनपदों में एक सेक्सिंग सीमन जो एक योजना है वो आ चुकी है, जिससे निश्चित तौर पर बछिया ही पैदा होंगी, जो कि सरकारी केंद्रों पर उपलब्ध है। सिद्धार्थ। आइए जी डॉक्टर साहब, आपने काफी महत्वपूर्ण बात कही कि नस्ल की कितनी, ब्रीड की कितनी इंपॉर्टेंस होती है आज के समय में। और देखा जाए डॉक्टर साहब, ब्रीड की जहां तक मैं बात करूं, हमने ये अक्सर गौर किया है कि जो हमारे उत्तरी भारत के ये राज्य हैं, जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, हाँ, ये जो दो प्रमुख राज्य, वहां तो किसान भाई काफी गौर करते हैं इस चीज को लेकर, नस्ल की कौन सी चयन की जाए, कौन सी अच्छी से अच्छी भैंस या गाय पाली जाए, उसमें पैसा भी खर्च करते हैं। इवन टू सम एक्सटेंट यूपी वेस्ट में भी, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें। लेकिन जैसे जैसे हम अपने पूर्वी राज्यों की तरफ बढ़ते हैं, या फिर इवन जब हम सेंट्रल भारत में भी आते हैं, या तो हमें थोड़ा सा ये, मुझे जहां तक महसूस हुआ है, मैंने ये देखा है कि इस विषय पे ख्याल ज्यादा होता नहीं है। और दूसरी बात, इसी को कंटेक्स्ट पे रखते हुए, इसी को जोड़ते हुए मैं चाहता हूं आप हमारे व्यूअर्स को आज बताएं कि इस कंटेक्स्ट में नस्ल के बाद जो पशुओं का आहार प्रबंधन है, फीडिंग हैबिट्स, फीड मैनेजमेंट, वो कितना जरूरी है इस समय, इस कंटेक्स्ट में। और ये जो गर्मी का समय है, इस समय जैसा कि आप मतलब डॉक्टर साहब बहुत अच्छे से जानते हैं, इवन हमारे श्रोता भाई भी जानते हैं कि हरे चारे की कमी होती है, तो किस तरह से फीड मैनेजमेंट किया जाए, कैटल फीड का जो है किसानों को ये जो है खुराक दी जाए। मेरे ख्याल से नेटवर्क थोड़ा सा ये डॉक्टर साहब का चला गया है, नेटवर्क वो अभी ये जोड़ रहे हैं कुछ देर में। तो कि जैसा कि ये भाइयों, मैं आपसे बता रहा था कि जैसा कि डॉक्टर साहब ये बोल रहे थे कि फीड मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट होता है, तो हाँ, तो ये डॉक्टर साहब जुड़ गए हैं दोबारा हमारे साथ। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि जो आप बताएं आज हमारे व्यूअर्स को कि फीड मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, पशु आहार प्रबंधन क्या लाभ रखता है, क्या रोल रखता है। जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। जी 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 सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, आपने बहुत ही बढ़िया चीज पूछी है, क्योंकि बिना दाने पानी के तो सजीव जितने भी जंतु हैं, जीव हैं, उनकी जीविका चलती ही नहीं है, रूपरेखा का कोई मतलब ही नहीं होता। तो उत्पादन तो किसी भी कीमत पर बिना आहार प्रबंधन के बढ़ाया ही नहीं जा सकता। प्यारे श्रोताओं, किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण एक जो जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, और वो है पशुओं का आहार प्रबंधन। आहार प्रबंधन वो सबसे मुख्य पहलू है जिससे हम अपने गिरते हुए उत्पादन को बढ़ा सकते हैं।
जहां हमारा पीक यील्ड है उसको ज्यादा दिन तक रोके रख सकते हैं। अपने जो जानवर हैं, जो उनकी आने वाली संतति है, उनके अगर अच्छे से आहार प्रबंधन करते हैं तो अच्छी ब्रीड से अच्छे बेहतर फीडिंग के जरिए उससे बहुत अच्छा उत्पादन हम लोग ले सकते हैं। आहार प्रबंधन में मुख्यतः 3 चीजें हैं: दाना, चारा और पानी। दाना, चारा और पानी। सबसे पहले हम लोग दाने की बात करते हैं। आज की जो मोस्ट प्रायोरिटी है, आज की जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जो दाना है, आहार का मुख्य बिंदु है। और दाना अगर संतुलित ना हो, दाना अगर संतुलित ना हो, उसकी शारीरिक रूपरेखा के अनुरूप, उसके दूध के उत्पादन के अनुरूप, उसके जलवायु के अनुरूप, अगर दाना समुचित नहीं है, संतुलित नहीं है, तो उत्पादन निश्चित तौर पर गिरेगा। पशु का दाना निश्चित तौर पर ख्याल रखना है। और उस दाने को हमें यह नहीं है कि हम कहां से दाना ला रहे हैं, कौन सा दाना ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं किसान भाई, एक छोटी सी बात है, कहीं से भी हम लोग दाना ले सकते हैं। हमारे इफ्को किसान ने भी अपना पशु आहार रिसेंटली लॉन्च किया है और मैंने स्वयं उसको देखा है, या कई पशुपालक भाइयों से इफ्को किसान के आहार के, पशु आहार के बारे में भी बात की है। तो वो दाना वाकई काफी अच्छा है और प्रोडक्शन बढ़ाने में निश्चित तौर पर लाभकारी है। दूसरी चीज, एक दाना बनाने की, घर पर आहार बनाने की एक विधि मैं आप लोगों को बताता हूं कि उस दाने को कैसे संतुलन किया जाए, कैसे घर पर दाना बनाया जाए। कुछ किसान भाई घर पर दाना बनाने के इच्छुक रहते हैं, जो आंखों देखी, मतलब जो घर के आंखों के सामने जो दाना बनेगा निश्चित तौर पर बेहतरीन बनेगा और सस्ता भी पड़ेगा, और उसमें वो उत्पादन के सारे गुण विद्यमान होंगे जो हमारे उत्पादन को बढ़ा सकेंगे। दूसरी चीज, पशु का आहार प्रबंधन, पशु का उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ एक मुख्य बीमारी, जो एक मुख्य समस्या है पशुपालन में, वो दुधारू पशुओं की समस्या है। उसका एक बहुत ही गंभीर समस्या जिसको हम बोलते हैं एनिस्ट्रस या इनफर्टिलिटी या बांझपन, ये एक समस्या, बहुत गंभीर समस्या है हमारे हिंदुस्तान के पशुओं में और खासकर गायों में। और इसका एक जो ये समस्या है बांझपन, इसमें जो कई जानवर हीट में ही नहीं आते। कभी कभी क्या है कि दूध देने के बाद में 1.5 महीना, 1.5 साल हो जाती है, यानी कि 12 महीने, 14 महीने, 15 महीने हो गए, जानवर हीट में नहीं आ रहा। बार बार रिपीट कर रहा है, हर महीने रिपीट कर रहा है, हर 21वें दिन रिपीट कर रहा है। कुछ 2 दांत हो गए जानवर, कुछ 4 दांत हो गए जानवर, उसके बावजूद भी हीट में नहीं आ रहे या कंसीव नहीं कर रहे, गर्भ धारण नहीं कर रहे। वो भी एक समस्या निश्चित तौर पर शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से होती है। इसके लिए निश्चित तौर पर जरूरी है कि हमारे आहार का प्रबंधन, और आहार में सबसे मुख्य बिंदु है पशु के दाने का प्रबंधन। और उस दाने का प्रबंधन करने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि उसका भी, हमारे जो इफ्को किसान का जो दाना है, पशु आहार है, वो काफी लाभकारी है। और जो किसान भाई घर पे पशु आहार और संतुलित आहार बनाना चाहते हैं, वो कृपया नोट करें, या फिर वीडियो में ये चीज आ ही जाएगी, आप बार बार भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं ये शेयर करना चाहूंगा कि किसान भाइयों, 100 किलो आहार बनाने के लिए, पशुओं के लिए 100 किलो आहार बनाने के लिए उसमें करीब 40% हमको दाना लेना है। 40% दाना किसका? धान्य फसलों का, यानी कि गेहूं का, बेजर का, मक्का का। अगर ये सब मिल जाते हैं तो ये सारी चीजें, जई भी डाल सकते हैं, सर्दियों में बाजरे का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें अगर सारी चीजें मिल जाती हैं तो थोड़ी थोड़ी समान अनुपात में गेहूं और जौ हमें ज्यादा रखते हुए, उससे थोड़ा कम मक्का रखते हुए हम लोग 40% लेते हैं। दूसरी चीज है हमारी दलहन के छिलके, यानी कि जिसको हम चोकर बोलते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनी बोलते हैं, कहीं कहीं चोकर बोलते हैं हमारे सेंट्रल यूपी में, और ईस्टर्न यूपी में भी शायद उसको चोकर ही बोलते हैं। तो सीधी सी मैं बात बता दूं, दलहनी फसलों के यानी दालों के छिलके, उसमें काफी मात्रा में प्रोटीन होती है और बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। तो उसमें हमें 25% हमको लेनी है चोकर, यानी कि दलहनी फसलों के छिलके या टूटन जो भी होती है। 65% हो गई, यानी कि 65 किलो हो गया।
अब इसमें 30 किलो खली, यानी कि या हम सरसों की ले लें, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ लोग बिनौला की खली, कहीं कहीं तिली की खली भी हम लोग प्रयोग करते हैं, लेकिन सरसों की इनफ रहती है, सरसों की खली हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, यानी 30 किलो। ये हो गई टोटल 95 किलो। अब इसमें हम लोग 3 किलो एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर, यानी कि खनिज मिश्रण होता है, जो बहुत सारे शोध संस्थानों में हमें मिल जाता है, जैसे कि बकरी अनुसंधान केंद्र में भी एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर है। IGFRI यानी कि भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में भी एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर मिल जाता है, खनिज मिश्रण मिल जाता है। और हमारे IVRI बरेली, इज्जतनगर बरेली में भी एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर मिल जाता है, जो कि काफ़ी सस्ता होता है। अगर एरिया स्पेसिफिक मिनरल मिक्सचर आप लोगों के पास उपलब्ध नहीं है, तो मैं बताना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर आप बाजार में मिलने वाले किसी भी मिनरल मिक्सचर का प्रयोग, यानी कि हम लोग अपने दाने में कर सकते हैं। उसमें 3 किलो मिनरल मिक्सचर और 2 किलो आयोडीन नमक, 2 किलो आयोडीन नमक, टोटल 100 किलो हो गया। अगर बाजार में कहीं अगर सतावर मिल जाती है, सतावर की जड़ों का पाउडर मिल जाता है, या सतावर की जड़ें अगर कहीं मिल जाती हैं, तो दुधारू, सिर्फ दुधारू पशुओं के लिए अगर सतावर की जड़ों का पाउडर या वो चीज मिल जाती है, तो आप 100 किलो में आप आधा किलो सतावर मिला दीजिए दाने में। तब देखिए कि दुग्ध उत्पादन का स्तर कहां से कहां जाता है। दूसरी चीज, चारा का प्रबंधन, दाना का प्रबंधन ऐसे करना है। दूसरा आया हमारा चारे का प्रबंधन, और चारे के प्रबंधन में प्यारे पशुपालक भाइयों, मैं यही कहना चाहूंगा कि वर्ष भर हमें चारा पशुओं को उपलब्ध कराना है। किसी भी प्रकार से हमें ऐसे तालिका बनानी है कि जैसे हमने पहले हम लोग खरीफ से ही शुरू करते हैं। अभी जो मई का महीना है, इससे थोड़ा सा पूर्व चलें, अप्रैल में काफ़ी सारे खेत खाली हो जाते हैं, मार्च में काफ़ी सारे खेत खाली हो जाते हैं, फरवरी में काफ़ी सारे खेत खाली हो जाते हैं, यानी आलू के, सरसों के, और जहाँ पर सब्जियाँ होती हैं उनके काफ़ी सारे खेत खाली हो जाते हैं। तो हमें वहाँ पर सिंचाई करके हमें बहुकटान वाली चरी लगा देनी है, यानी कि ज्वार, जिसको सोरगम बोलते हैं, बहुकटान वाली। और हमको जून या जुलाई में जब बरसात होती है तो देसी चरी लगा देनी है। तब से लेकर के अगस्त तक हमारी बहुकटान वाली चरी चलती रहेगी। और जब हम देसी चरी लगाएंगे तो अगस्त से लेकर के अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ऑलमोस्ट नवंबर तक अगर आप चाहेंगे, जब तक गेहूं बोना तब तक उसको खत्म करना चाहेंगे, तब तक आप जो देसी चरी होती है एक कटान वाली, उसका प्रयोग कर सकते हैं। उससे पूर्व जब आपका बाजरा का खेत खाली होता है, मक्का का खेत खाली होता है, उसमें अगर हम जई और बरसीम लगा देते हैं तो रबी में जब तक हमारी ज्वार खत्म होती है, ज्वार का हरा चारा खत्म होता है, तब तक हमारी बरसीम का और जई का चारा हमारा प्रारंभ हो जाता है। और जई और बरसीम का चारा हमारा अप्रैल और मई तक ही चलता है, यानी कि हम फरवरी से शुरू करें। अगर फरवरी में छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों में लगाना है, अब एक ही टुकड़े में अगर हम इंतजार करते रहेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। छोटे छोटे जितनी भी रिक्वायरमेंट है, जितने भी पशु हैं, आज ये टुकड़ा ले लिया, अगर अगले सीजन में जैसे ही कोई टुकड़ा खाली होता है, जैसे कि हम क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र जब हम अपनाएंगे, तो उसमें इसका वो आता है कि पशु का चारा कितने एरिया में कहां कहां कैसे कैसे बोना है। तो हमें वर्ष भर पशुओं को हरा चारा उपलब्ध करवाना किसी भी प्रकार से अगर संभव हो सकता है। दूसरी चीज, हरे चारे के लिए, हरे चारे के सारे गुण विद्यमान रखते हुए हम पशुओं के लिए हरे चारे का अचार बना सकते हैं, यानी कि जिसको हे और साइलेज बोलते हैं। यानी कि मुलायम पत्तियों से जितना भी बनाते हैं वो हे बनती है, और जितना भी हम लोग हार्डी नेचर के चारे से बनाते हैं वो साइलेज बनती है। साइलेज का एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, साइलोपिट होता है, उसमें एयर टाइट हम लोग उसमें रख करके उसमें हरे चारे को, प्योर हरे चारे को कटान करते हैं और उसमें भर देते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं कि उसको एयर टाइट कर देते हैं। 45 दिन बाद जब हम उसको निकालते हैं तो वो साइलेज बनके तैयार हो जाती है। उसमें हरे चारे के सारे गुण विद्यमान रहते हैं, और वो उस समय खिलाया जाता है जो इस समय सीजन चल रहा है, जब सबसे कम मात्रा में हरा चारा हमारे जानवर को उपलब्ध हो पाता है। यानी कि चारे का अचार या दुधारू पशुओं में उत्पादन बढ़ाने के लिए हम लगातार हे और साइलेज का प्रयोग कर सकते हैं। तीसरी चीज आती है पानी। तीसरी चीज आती है पानी। पानी हमको अपने जानवर को फ्रीक्वेंटली पिलाना है। ये ध्यान रखिए, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, सेंट्रल उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में किसान भाई क्या करते हैं कि निश्चित तौर पर हम लोग जल का प्रयोग करते हैं, पानी का प्रयोग करते हैं, और पानी का प्रयोग करते हैं, सुबह पिला दिया, शाम को पिला दिया। गर्मी में ज्यादा से ज्यादा हम लोग 3 बार पानी पिलाते हैं,
लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, दुग्ध उत्पादन का पानी से डायरेक्ट लिंकेज है। अगर हम जानवर को 12 घंटे में पानी पिलाते हैं या 8 घंटे में पानी पिलाते हैं, तो जानवर की जो माइंड है, जो मेंटलिटी है, वो उसी तरीके की सेट हो जाती है कि मुझे 8 घंटे बाद पानी मिलेगा। तो वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेगा अपने र्यूमन को और अपने पेट को सिर्फ और सिर्फ पानी से भरने की, क्योंकि उसको पता है कि अगला पानी मुझे 8 घंटे या बाद या 12 घंटे बाद प्राप्त होगा। और वहीं अगर हम जानवर की मेंटलिटी चेंज कर दें कि हम फ्रीक्वेंटली पानी अगर उसे दें, तो जितना उसको रिक्वायरमेंट है प्यास बुझाने के लिए, उतना ही पानी पिएगा। और उससे क्या है कि उसका पेट का हिस्सा काफी खाली रहेगा और वो ज्यादा से ज्यादा आहार का सेवन कर पाएगा और उत्पादन में बढ़ोतरी हो पाएगी। पहली चीज। दूसरी चीज, जब ज्यादा पानी एक साथ पी लेता है तो वो अधिकतर मात्रा पानी की वो अपने पेशाब में ड्रेन कर देता है। उसका यूटिलाइजेशन हमारे दुग्ध के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा नहीं हो पाता। इसलिए मैं आप लोगों से विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि अगर ये संभव है कि आप उसको फ्रीक्वेंटली पानी पिला सकते हैं, यानी कि जो नांद हमने चारे की बनाई है उसी के बगल में एक नांद पानी की बनाएं, या हम ऑटो फिल करके भी कनेक्ट कर सकते हैं उसको। नहीं है तो आप बाल्टी से भी रेगुलर पानी पिला सकते हैं, या जहां बांध रहे हैं उसको, उसके जहां चारे की नांद है उसके बगल में एक पानी की नांद भी बना दीजिए। उसमें पानी भरा रहे, जितना जानवर को आवश्यकता हो पूरे 24 घंटे में, जब जब पानी पीना चाहे वो तब तब पानी पी सके। अब हम ही लोग देखिए, अब अगर मैं मनुष्य की बात करूं, इंसान की बात करूं, तो वो पूरे दिन में, अगर गर्मी का मौसम है इस समय, कम से कम 15 बार एक आदमी पानी पीता है। अगर उससे कह दे कि भाई अब पानी पी लो, अगला पानी तुम्हें 8 घंटे के बाद मिलेगा, और उसको सामने रख दो खाना, तो वो खाना नहीं खाएगा, सिर्फ पानी पिएगा, क्योंकि उसको पता है कि 8 घंटे बाद पानी मिलेगा। मैं अपनी शरीर की जो जरूरत है पानी, खाने से भी ज्यादा, सबसे ज्यादा आज की डेट में, आज की क्या बरसों से, मतलब सदियों से, और जब से ये मानव जीवन शुरू हुआ या सृष्टि शुरू हुई, शरीर के लिए सबसे आवश्यक है, सबसे ज्यादा आवश्यक अगर कोई चीज है, खाने से भी ज्यादा आवश्यक, तो वो है जल। तो इसलिए उस शरीर को कभी भी जल की कमी मत होने दीजिए। माना कि हमारे पालतू पशु हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनको हम लोग पालते हैं, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट के आधार पर हमें फ्रीक्वेंटली जल देना है। आहार हम 2 बार दे सकते हैं, आहार हम 3 बार दे सकते हैं, लेकिन पानी हमको लगातार पिलाना है, जितना वो पिए जब पिए। इन 3 चीजों का निश्चित तौर पर ध्यान रखना है। सिद्धार्थ। डॉक्टर साहब, आपने काफी अच्छी बात कही कि दाना, चारा एवं पानी, जिस तरह से मनुष्य के लिए भी रिक्वायरमेंट है रोटी कपड़ा मकान, उसी तरह से पशु, जो हमारे दुधारू पशु है, उनके लिए भी ये आहार के आयाम के तौर पे ये 3 चीज बहुत मुख्य है। सवालों की लंबी कतार लग चुकी है डॉक्टर साहब, तो मैं चाहता हूं आज का हम अपने पहले सवाल की ओर चलें। आपको हमारे लाइव जो सवाल आ रहे हैं, क्योंकि हम अपने व्यूअर से ये भी वादा करते हैं कि कोई भी आपको दिक्कत या लाइव सेशन के दौरान कोई आपको जरूरत महसूस हो रही है तो आप अपना सवाल पूछे। तो पहला सवाल जो कि बहुत पहले ही आ गया था, तो मैं ये आपके सामने रखना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। आशीष शर्मा जी हैं, वो ये पूछना चाहता है कि हाउ टू प्रोटेक्ट काउज फ्रॉम हार्ट स्ट्रोक। हार्ट स्ट्रोक से कैसे अपने जानवरों को बचाए। डी सिद्धार्थ नेटवर्क कट रहा है, आवाज कट रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ कि किस श्रोता ने। लगता है दोबारा से थोड़ा सा नेटवर्क का उनका इश्यू है, बट वो दोबारा जल्दी ज्वाइन कर रहे हैं। तो अजय जी, आपका जो ये क्वेश्चन था आशीष, हाउ टू प्रोटेक्ट काउज फ्रॉम हार्ट स्ट्रोक, के बारे में भी वो जो बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर साहब पूछते हैं दोबारा से। जी सिद्धार्थ जी। आशीष शर्मा जी हैं, वो ये पूछना चाहते हैं कि हाउ टू प्रोटेक्ट काउज फ्रॉम हार्ट स्ट्रोक। हार्ट स्ट्रोक से कैसे बचाया जाए। जी डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा प्रश्न किया है उन्होंने कि हार्ट स्ट्रोक से कैसे बचाया जाएगा हमारे काऊ को, हमारे जानवर को। बहुत बढ़िया आशीष जी, हार्ट स्ट्रोक से बचाने के लिए सबसे बढ़िया चीज है कि हम अपने जानवर को पूरे दिन में फ्रीक्वेंटली, जो अभी मैं 5 मिनट पहले ही बात कर रहा था, कि उसके शरीर के तापमान को संतुलित रखने के लिए, उसके शरीर के बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए सबसे पहले हमको काम करना है कि उसको फ्रीक्वेंटली पानी पिलाना है, और वो भी एकदम ताजा पानी पिलाना है। ताजा पानी अगर हम उसको फ्रीक्वेंटली पिलाएंगे तो जितनी आवश्यकता होगी उस ताजा पानी की, उतना ही पानी वो पिएगा। दूसरी चीज, हमको उसके शरीर में पोषक तत्वों की जो कमी होती है वो नहीं होने देनी है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि मिनरल मिक्सचर हमको लगातार पिलाना है। उसके साथ साथ हम लोग एक चीज और यूज कर सकते हैं, एक दिन में तकरीबन 1 बार चूने का पानी, चूना जिसको हम कलई बोलते हैं, जिसको हम जो
पुताई करते हैं, जिसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं, उसको अगर हम रख दें, ओवरनाइट रख दें 5 किलो चूना, और जब वो 5 किलो चूना पानी उसमें ऊपर तैरने लगे तो चूना नहीं आना चाहिए, 250 ml पानी प्रतिदिन प्रति जानवर को हमें पिलाना है, जो स्टॉक के लिए हैं या स्टॉक से रोकथाम के लिए हैं। तो उससे एक तो कैल्शियम की कमी होगी, कैल्शियम की कमी की जो होती है हमारे जानवरों के शरीर में, उसकी पूर्ति होगी, स्टॉक से बचाव होगा, और दूसरा हमारा उत्पादन भी निश्चित तौर पर बढ़ेगा। यानी कि पहली चीज फ्रीक्वेंटली पानी पिलाना है, दूसरा बुझे हुए चूने का पानी पिलाना है, और तीसरी चीज एक और मैं बता दूं कि संतुलित आहार अगर आप उसको खिला रहे हैं, लगातार खिला रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट के अनुरूप अगर आप उसको खिला रहे हैं और फ्रीक्वेंटली पानी दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कोई भी स्टॉक की समस्या नहीं आएगी। सिद्धार्थ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आशीष जी, मैं उम्मीद करता हूं आपको आपके सवाल का उचित जवाब मिल गया है। जल्दी ले लेते हैं दूसरा सवाल, जो कि बहुत जरूरी है इस समय। शक्ति सिंह डांगी जी पूछ रहे हैं कि गाभिन बफेलो, गाभिन भैंसों के लिए कौन सा आहार देना इस समय उचित होगा? जी डॉक्टर साहब। डांगी जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है कि गाभिन पशुओं के लिए निश्चित तौर पर आपको प्रोटीन रिच दाना और कैल्शियम रिच दाना देने की आवश्यकता होती है। प्रोटीन और कैल्शियम जिसमें दोनों का समावेश बहुत अच्छे से हो। यानी कि जो मैंने बताया अभी, एक फॉर्मूला बताया था जनरली दुग्ध उत्पादन वाले जानवरों के लिए, वहां पर अगर गर्भित जानवर है और वो 7वें या 6वें 7वें 8वें महीने में प्रवेश कर चुका है, तो उसके लिए कैल्शियम रिच दाने, यानी कि हमारा दलहनी जो हमने 25% रखा था, उसको 35 से 40% कर दें दलहनी फसलों को, धान्य दलहनी दानों को, और उसके साथ साथ मिनरल मिक्सचर की 2 किलो मात्रा उसके आहार में मिला दें। यानी कि प्रतिदिन 50 से 60 ग्राम सामान्य खनिज मिश्रण अपने आहार में समावेश करें, और 25 से 30 ग्राम चिलेटेड मिनरल मिक्सचर। दोनों अलग अलग आते हैं। अगर आपने चिलेटेड का प्रयोग कर रहे हैं तो चिलेटेड 25 से 30 ग्राम, और सामान्य अगर आप मिनरल मिक्सचर का प्रयोग कर रहे हैं तो वो 50 से 60 ग्राम खनिज मिश्रण का प्रयोग अगर हम उसके आहार में करेंगे। और निश्चित तौर पर जो हमने दलहनी चारे की जो बात बताई थी, दलहनी दाने की जो बात बताई है, हमने धान्य को कम कर दिया, दलहनी को थोड़ा बढ़ा दिया, तो वो चारा सर्वोत्तम होगा हमारे गर्भित जानवरों के लिए। सिद्धार्थ। आशा करते हैं शक्ति जी, आपको डॉक्टर साहब ने जो जानकारी दी है वो आपके, यदि कोई अगर गाभिन भैंस है तो उसके चारे के लिए, उसके आहार के लिए बहुत लाभदायक होगी। क्योंकि समय की कुछ सीमा है डॉक्टर साहब, और सवालों की फहरिस्त काफी लंबी है। किसान भाइयों, यदि हम आपके सारे सवालों के जवाब इस मतलब दिए गए लाइव सेशन पे नहीं दे पाएंगे, तो हम बट ये आपसे वादा करते हैं, आपकी कोई भी डाउट होगी, कोई भी आपकी हिचक होगी, वो आप सवाल के तौर पे हमें पूछ सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से उसके सारे जवाब लेके आपको 24 घंटे के अंदर उसका उत्तर देंगे। डॉक्टर साहब, बढ़ते हैं हम अपने अगले जो सेगमेंट की ओर, और उसके बाद में फिर कुछ और सवाल आए हैं उनको लूंगा। मैं चाहता हूं जल्दी और संक्षिप्त रूप से आप बताते, इस समय गर्मी और बरसात के मौसम में पशुओं का जो ये बीमारी प्रबंधन, जो बीमारियां पशुओं को होती हैं, उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, और कौन कौन से मुख्य रोग पशुओं को लगते हैं इस समय? जी डॉक्टर साहब, ओवर टू यू। बहुत अच्छी बात सिद्धार्थ जी, क्योंकि मुख्य तौर पर किसान की या पशुपालक की अगर हम बात करें तो वो डॉक्टर्स को तभी याद करता है जब हमारा पशु बीमार पड़ता है। निश्चित तौर पर डॉक्टर्स को किसान या पशुपालक तभी याद करता है जब उसका पशु बीमार पड़ता है। कहने का मतलब समझिएगा, अगर डॉक्टर को बुलाने की आवश्यकता ही ना पड़े, डॉक्टर को बुलाने की आवश्यकता ही ना पड़े, ऐसा हमें प्रबंधन करना है। और इसके लिए निश्चित तौर पर जो सिद्धार्थ जी ने पूछा, 2 प्रश्न किए कि गर्मी में और दूसरा बरसात में कौन कौन सी बीमारियां हमारे पशुओं को लगती हैं, उनके बचाव के उपाय क्या हैं। निश्चित तौर पर मैं ये बताना चाहूंगा कि गर्मी में हमारे जो जानवर हैं उनको जो समस्याएं आती हैं, वो गला घोटू, खुरपका मुंह पका, एंथ्रैक्स, बकरियों में पीपीआर इत्यादि इत्यादि बीमारियां हमारे जानवरों को आती हैं। सर्रा और खुरपका मुंह पका, काफी सारी जो समस्याएं हैं, इनसे बचाव का जो उपाय है, इनसे बचाव
ही सर्वोत्तम है और इनका बचाव सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हम अपने जानवरों को ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण कराएं। हमारे प्रदेश सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना चली है कि किसी भी प्रकार के टीकाकरण का सरकारी अस्पताल में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता। यानी पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे प्रदेश में जानवरों में जो टीकाकरण किया जाता है वो निःशुल्क किया जाता है। तो निश्चित तौर पर, और ज्यादा से ज्यादा उस चीज को कवर भी करते हैं, फिर भी कुछ जानवर अगर छूट जाते हैं तो मैं पशुपालक भाइयों से विनम्र निवेदन करूंगा कि जो भी पशु चिकित्सा अधिकारी, फार्मासिस्ट या वेटनरी डिपार्टमेंट से या पशु चिकित्सक डिपार्टमेंट से कोई भी कार्यकर्ता टीकाकरण के नाम पर अगर आपके गांव में, आपके घर पे, आपके जानवरों के पास आता है, चाहे वो एफएमडी का टीका लगाने आए, खुरपका मुंह पका का, चाहे वो बीक्यू का, चाहे वो गला घोंटू का, चाहे वो बकरियों में पीपीआर का, तो निश्चित तौर पर उसका अभिवादन करें और ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें टीकाकरण के कार्यक्रम में, क्योंकि यही एक कार्यक्रम है जो 100% पशुओं को अगर लगता है तो निश्चित तौर पर हम उस बीमारी को रोक सकते हैं। जैसे कि आज की डेट में अगर मैं अभी बात करूं, क्योंकि वैश्विक महामारी चल रही है, आप सब जानते हैं, टीकाकरण का महत्व समझिए। यहीं से जानवरों के लिए वैश्विक टीकाकरण का महत्व मैं बताने जा रहा हूं। वैश्विक महामारी चल रही है अभी कोविड-19 यानी कि कोरोना, और पूरा विश्व अगर कहीं फोकस लगाए है, कहीं दिमाग लगाए है, तो वो एक जगह कि ऐसा कौन सा कंट्री है या ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है या ऐसा कौन सा डॉक्टर है जो सर्वप्रथम कोविड-19 से बचाव का टीका बनाएगा, ताकि इस विश्व की जनता को उस कोविड-19 बीमारी से बचाया जा सके। उसी तरह जिन बीमारियों का टीका ऑलरेडी है, जो बीमारियां टीकाकरण करने से आएंगी ही नहीं, तो उन बीमारियों का टीकाकरण कराना तो सर्वप्रथम आपका मौलिक कर्तव्य बनता है। तो अपने जानवरों को निश्चित तौर पर जितने भी टीके हैं बीमारियों के, खुरपका मुंह पका, गला घोंटू, बीक्यू और पॉक्स, और बकरियों में पीपीआर, ईटी, तो इस प्रकार के जितने भी ये टीके हैं आप अपने जानवरों को लगाएं। और ये मत सोचिए कि किसी भी डॉक्टर का ही कर्तव्य है कि वो आपके यहां जबरदस्ती आएगा, अगर वो नहीं आएगा तो हमें क्या, अगर साहब कोई आता ही नहीं है टीकाकरण करने, अरे आपका भी एक बार कर्तव्य है, क्योंकि जानवर आपका है, आपकी संवेदनाएं उससे जुड़ी हैं। अगर वो बीमार पड़ता है तो आप ऊपर से नीचे तक आपका पूरा परिवार उसकी सेवा करता है। तो मैं आप लोगों से विशेष अनुरोध करूंगा कि अगर आपके जानवरों को टीकाकरण नहीं हुआ है तो आप निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करके अपने जानवरों को टीकाकरण करवा सकते हैं, अपने गांव के जानवरों को टीकाकरण करवा सकते हैं। सिद्धार्थ, ये डॉक्टर साहब, अभी हमारे पास सवाल की फहरिस्त बहुत लंबी आ चुकी है, इसी बीच में दूसरा सवाल मैं लूंगा। ये जीवा पटेल जी हैं, वो ये पूछना चाहते हैं, और ये समस्या मैंने देखी है डॉक्टर साहब, कई पशुपालकों की पशुओं के साथ आती है। वो पूछ रहे हैं कि सर जी, मेरी गाय को दौरा पड़ता है, इसका क्या उपाय है, जरा ये बताइए। तो डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ संक्षिप्त रूप में आप ये बता दें। निश्चित तौर पर बहुत सही बात पूछा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। दौरा पड़ना आज की डेट में बड़ा ही, जितने भी हमारे जानवरों को, गायों में मुख्य तौर पर ये समस्याएं देखी जा रही है आजकल, और इसका एक सीधा सा पहलू है कि ये जो दौरा जानवरों को पड़ता है, दौरे की जो समस्या है जानवरों में, निश्चित तौर पर वो गर्मियों से लेकर के, यानी कि अप्रैल से लेकर के और सितंबर के बीच में मुख्य तौर पर आती है। यानी कि जितना ज्यादा तापमान हाई होगा या ह्यूमिडिटी जितनी हाई होगी, उस समय ये दौरे की समस्या आती है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारे जो ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उससे सीधी संवेदनाएं जुड़ी होती हैं इस दौरे की। यानी कि कोई भी ब्रेन की नस या तो पूरी तरीके से वर्किंग में नहीं है, या थोड़ी बहुत दब जा रही है, या ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो किसी भी प्रकार से रुक जा रहा है, उससे दौरा हमारे जानवर को पड़ जाता है। इसलिए इसके लिए देखो, उसके उपाय मैं पहले भी बता चुका हूं, संतुलित आहार और साफ और स्वच्छ फ्रीक्वेंटली पानी, वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके साथ साथ अगर डायरेक्टली ऐसी कोई समस्या है तो आप न्यूरोकाइंड, एक इंजेक्शन आता है,
न्यूरोकाइंड की गोलियां भी आती हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर अगर दौरा पड़ रहा है, किसी भी जानवर को दौरा पड़ रहा है, तो आप पशु चिकित्सक से सलाह डायरेक्टली ले सकते हैं। आप तुरंत जाकर के पशु चिकित्सक से सलाह लीजिए, और अगर दौरा पड़ा हुआ है तो आप न्यूरोकाइंड का इंजेक्शन अगर उसको लगाएंगे तो उसको रिलीफ मिलेगा। 10 ml लगाना है एक जानवर को एक बार में, न्यूरोकाइंड का इंजेक्शन। तो निश्चित तौर पर ये जो दौरा है उससे निजात आपके जानवरों को मिल जाएगी। जी सिद्धार्थ जी। आशा करते हैं जीवा भूरिया जी, क्योंकि डॉक्टर साहब ने जो बात कही बहुत ही लाभदायक बात की, और आप इसकी जो है पूरी जानकारी को प्रयोग करेंगे तथा अपने ये निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी से मिलके अपने जानवर का ख्याल रखेंगे। इसी के साथ हम आज अपने आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। आखिरी सेगमेंट की ओर बढ़ने से पहले भी जो ये एक सवाल है वो जो है करीबन डॉक्टर साहब हमारे इस लास्ट सेगमेंट की तरह ही है। ये गगनदीप सिंह जी बोल रहे हैं, हाउ कैन काउ शेड टेम्परेचर which is 45 डिग्री सेल्सियस कैन बी ब्रॉट बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का जवाब तो आप दें ही डॉक्टर साहब, साथ साथ पशुओं के आवास प्रबंधन, ये गर्मी के मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। हमारे ये जो गगनदीप सिंह जी हैं वो बोल रहे हैं कि जो पशुओं का घर है काउ शेड, उसका टेम्परेचर यदि ये 44-45 डिग्री सेल्सियस हो तो उसको बिलो 35 कैसे लाया जा सकता है, 35 डिग्री से नीचे कैसे लाया जा सकता है। और इसी के साथ आप जो है हमारे इस आखिरी सेगमेंट जिसको बोलते हैं पशुओं का आवास प्रबंधन, उसके बारे में भी आप हमारे व्यूअर्स को संक्षिप्त रूप में बताएं। जी डॉक्टर साहब। जी सिद्धार्थ, मैं गगनदीप जी से सबसे पहले बताना चाहूंगा कि अगर हमारे जो काउ शेड है उसी की तरफ हम जा भी रहे हैं, वही हमारा एक महत्वपूर्ण चीज है, यानी कि लास्ट प्रबंधन का जो पहलू है वो है आवास प्रबंधन। और आवास प्रबंधन में सर्वप्रथम मैं आपके ही सवाल का जवाब दे देता हूं। गगनदीप जी, अगर किसी भी शेड का तापमान एबव 45 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहली चीज कि अगर शेड पे या तो आयरन सीट पड़ी होगी, जो चादर होती है वो आयरन की होगी निश्चित तौर पर, और उसकी जो हाइट है वो 8 फीट या 9 फीट के आसपास होगी, तभी आप 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे पहुंच रहे हैं, जो शेड का नीचे का तापमान होगा। आप उसके तापमान को बचाने के लिए अगर आपने आयरन सीट डाल रखी है गगनदीप जी, और मैं सभी पशुपालक भाइयों से और अपने जितने भी श्रोता बंधु हैं उन लोगों को भी बताना चाहूंगा कि पशुओं की जो शेड की ऊंचाई है वो 12 फीट से कम नहीं होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आयरन सीट डाली है, आयरन की जो चादर होती है अगर वो डाली है, यानी कि लोहे की अगर चादर डाली है, तो उसके ऊपर हम लोग फूस या किसी भी प्रकार का खरपतवार की जो टट्टर होता है वो बना करके, या जितने भी वेस्टेज लंबी लंबी जो झाड़ियां, हाथी घास जो हमारे तालाबों में मिल जाती है, उसकी एक लेयर बना करके, एक थिक लेयर बना करके अगर हम उसकी छत पर डाल देते हैं, एक लेयर, मोटी सी लेयर उसकी छत पर अगर हम डाल देते हैं, तो निश्चित तौर पर वहां का तापमान जो है कमेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, या हम लोग सीमेंटेड एजबेस्टर सीट का प्रयोग करें, उस पर भी अगर हम सीमेंट एजबेस्टर सीट का प्रयोग कर रहे हैं और उस पर भी अगर हमने किसी भी खरपतवार का या पुआल का या फूस का या हाथी घास का या वडेवर जितने भी जो हमारे जो लंबे लंबे कांस टाइप के होते हैं, उनकी भी अगर हम टट्टर बना करके उसकी छत पर डाल देते हैं, सीमेंट वाली चादर को प्रयोग करके उसके ऊपर डालते हैं, तो निश्चित तौर पर वहां का जो तापमान है वो गिरेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारा जो शेड है उसके चारों तरफ वो वेंटिलेटेड होना चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए। अगर वेंटिलेटेड नहीं है, यानी कि हवादार, हवा आगे पीछे क्रॉस होनी चाहिए, अगर वो हवादार नहीं है तो उसको हवादार करें। और अगर लू चल रही है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो उन हवादार जगहों को, यानी कि जंगलों को या विंडो को या खिड़कियों को एक जूट के बोरे से ढकेंगे, और उन पे एक ऐसा या तो ऑटोमेटिक सिस्टम कर दीजिए कि टिप टिप जैसे कूलर में पानी चलता है वैसे अगर उसको गीला करते रहेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अन्यथा 1-2 घंटे पे, 3 घंटे पे हम उन बोरियों को या जूट की जितनी भी बोरियां होती हैं उनको अगर हम क्या बोलते हैं, गीला करके अगर उनको टांगेंगे या उनके ऊपर ही पानी डालेंगे और उनसे जो हवा छनके आएगी, निश्चित तौर पर वहां का जो टेम्परेचर है वो कम जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी हमारे सिद्धार्थ जी से बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि उसके साथ साथ पशुओं का आवास प्रबंधन। पशुपालक भाइयों, बहुत ज्यादा समय नहीं है, बहुत लंबा खिंच गया आज का जो था, और
मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आवास प्रबंधन में पशु का आवास गर्मी, सर्दी और बरसात यानी कि तीनों से बचने लायक हो। पहली चीज, जैसे अभी मैं गर्मी वाला बताया, उसी के तहत वही सर्दी वाला होगा। यानी कि अगर हम विंडो को प्लास्टिक की शीट से ढक देंगे तो हवा नहीं आएगी तो सर्दी भी कम लगेगी। तीसरी चीज, जमीन से उठा हुआ होना चाहिए। जो सामान्य जमीन है उससे 1 फीट तकरीबन उठा हुआ होना चाहिए। ड्रेनेज यानी कि निकास, पानी निकास या जल निकास या मूत्र निकास का समुचित प्रबंध होना चाहिए। अगर नीचे की जो सरफेस है अगर पक्की रख रहे हैं तो उस पर चटाई, मैट का प्रयोग करें। काव मतलब जो जानवरों की मैट आती है उसका प्रयोग करें। अदरवाइज कच्ची रख रहे हैं तो उसमें बालू का प्रयोग करें। तो इस प्रकार से हम अपने आवास का प्रबंधन करेंगे। दूसरी चीज, आवास का प्रबंधन, आवास तो ऐसा बनाएंगे लेकिन उसको रोग मुक्त, कीटाणु मुक्त रखने के लिए उसको हर 15वें दिन फिनाइल के पानी से या पाउडर से, कलई से, यानी कि चूने का जो पाउडर होता है, कलई होती है, उससे डस्टिंग करके हम लोग उसको रोग रहित रखेंगे। जहां पर हम लोग एंट्री करते हैं, जो पशुशाला में घुसने की जो जगह होती है, मुख्य द्वार जो होता है, वहां पर अगर हम थोड़ा सा चूना डाल के रखेंगे, 1 बोरी चूना डाल के रखेंगे, और जो भी इंसान अगर अंदर जा रहा है या जो भी बाहर आ रहा है तो वो ट्रीट होके जाएगा, तो निश्चित तौर पर आपका जो आवास है वो रोग रहित होगा। कोशिश करिए कि बच्चों का अलग से शेड रखें या अलग से कमरा रखें। उसके साथ साथ आप चारे का अलग से शेड रखें और जानवर, जो दुधारू जानवर है, उनका अलग से शेड रखें। और उसके साथ साथ खुली जगह की भी अगर हम व्यवस्था करेंगे तो निश्चित तौर पर आवास प्रबंधन बहुत ही अच्छा होगा। इसके साथ साथ एक चीज छूट गई थी, बहुत छोटी सी चीज छूट गई थी, कि पशुओं की डिवर्मिंग, अंतः परिजीवी नाशक। बहुत लंबा नहीं खींचना चाहूंगा। बहुत सारी असावधानियों के कारण, यानी दूषित चारा, दूषित पानी और दूषित वातावरण के कारण पशुओं के शरीर में कीड़े हो जाते हैं। उनको हम वर्म बोलते हैं, परजीवी भी बोलते हैं। और वर्म बोलते हैं तो डी करना है उनको, यानी कि मारना है, डिवर्मिंग करनी है। अगर परजीवी है, अंतः परजीवी है, तो अंतः परजीवियों का नाश करना, यानी कि अंतः परजीवी नाशक, है ना। वो हमारी गलतियों से, यानी कि दूषित पानी मिलाने से, गांव में ज्यादातर लोग नदी, नाले, तालाब, पोखर, उन जगहों का पानी या कीटाणु और वही परजीवी पनपते रहते हैं, वो सीधे पशु के पेट में जाते हैं। और पशु के पेट में अगर परजीवी है तो उसके आहार का मैक्सिमम पार्ट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा भाग, वो परजीवी सेवन कर जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम अधिक से अधिक उसको खिलाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि उत्पादन नहीं बढ़ रहा, लेकिन उसके शरीर में जो भूत यानी कि परजीवी बैठा हुआ है, उसका निराकरण जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक हम पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। और जब पोषक तत्वों की कमी की पूर्ति नहीं होगी तो निश्चित तौर पर उत्पादन घटेगा। तो हमें बरसात के पूर्व और बरसात के बाद निश्चित तौर पर 2 बार साल में तो ये अंतः परजीवी नाशक दवा का प्रयोग करना ही करना है। वैसे 4 बार का शेड्यूल होता है, हर 3 महीने में हमें प्रत्येक पशु को अंतः परजीवी नाशक देनी होती है। अंतः परजीवी नाशक जो होते हैं वो पशु की आयु, वर्ग और भार, शारीरिक भार और दुधारू गर्भकाल, यानी कि उसकी जो स्थिति होती है उस आधार पर अलग अलग हमारे जो अंतः परजीवी नाशक हैं वो बाजार में मिलते हैं। और कभी भी अंतः परजीवी नाशक का अगर प्रयोग करना है तो आप पशु चिकित्सक की सलाह से पशु की दशा के, दिशा के और अवस्था के अनुरूप ही उसको सेवन कराएं। सिद्धार्थ। तो डॉक्टर साहब, आपने आज एक कंप्लीट पैकेज की जानकारी दी और मैं आशा करता हूं गगनदीप जी, इसके साथ साथ आपके जो है प्रश्न का भी जवाब मिल गया है। कई सवाल थे, कई जवाब थे, कई जानकारियां दी आपने, बहुत मुख्य बातें बताई इस समय, खास करके गर्मी एवं ये जो बरसात का मौसम है जिसमें पशु काफी स्ट्रेस में रहते हैं, एवं जो किसान भाई पशुपालक भी स्ट्रेस में रहते हैं। डॉक्टर साहब, इन सारी चुनौतियों, नेटवर्क की चुनौती के साथ साथ आपने पूरी अथक प्रयास के साथ आपने सारी जानकारी दी। हमारे सारे किसान भाई भी और एवं पशुपालक हमसे जुड़े, हमारे साथ आज ये जानकारी साझा करने के लिए, अपना मूल्यवान समय देने के लिए हम इफ्को किसान की तरफ से आपका हार्दिक धन्यवाद एवं अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
धन्यवाद, धन्यवाद सिद्धार्थ जी। धन्यवाद सभी श्रोताओं को और देश की जनता को, देश के पशुपालकों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मुझे इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आगे भी हम आपकी सेवाएं लेते रहेंगे, पर आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो भाइयों, हालांकि थोड़ा सा आज का सेशन लंबा चल गया हमारा, क्योंकि थोड़ी सी नेटवर्क की कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम आई है। कई लोग हैं जिन्होंने सवाल पूछे हैं और कई हमने ये प्रयास किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब दे सके, परंतु समय की भी कोई परिचर्चा है, कोई सीमा है, जिसके वजह से हम सारे सवालों के जवाब नहीं दे पाए हैं। अंततः जो अंत में हमारे साथ जुड़े हैं, मतलब ठाकुर विजय सिंह राजपूत जी, जीवा भूरिया जी, शक्ति सिंह जी, गगनदीप जी, फिर ये संदीप गाडेकर जी, ललित सेठ जी, अंकुर झा जी, सब ने अपना अभिवादन एवं धन्यवाद दिया है। ये व्यूअर्स में ये बताना चाहता हूँ जाते जाते चलते चलते, इफ्को किसान ने भी इसी तरह एक नई पहल की है। कृषि के साथ साथ किसानों के जो जानवर है, पशुपालन है, पशुधन का ख्याल रखते हुए भी जो पशु आहार, इफ्को किसान ने भी अपनी पशु आहार लॉन्च की है। उसी के तहत मैं चाहता हूँ कि आप मार्केट में जाएं और देखें कि किस तरह से हमारा ये ये जो पशु आहार है वो लॉन्च हुआ है, और उसको भी एक बार ट्राई अवश्य करें। इसी के साथ आज का जो हमारा लाइव सेशन था, आशा करता हूं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी, पशुपालकों के लिए, किसानों के पशुधन के लिए, क्योंकि हर पशुपालक, हर किसान का यही एक मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। आज भी हम जो डेवलप्ड नेशन है उनकी तुलना में प्रति व्यक्ति दुग्ध सेवन में पीछे हैं। प्रति व्यक्ति भारत के दुग्ध सेवन को कैसे बढ़ा जाए, एक नए आयाम पे पहुंचाया जाए पशुपालन एवं मिल्क प्रोडक्शन को, इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये आज सेशन किया, और आशा करते सभी पशुपालक बंधु को इसका फायदा हुआ और इस जानकारी से वह लाभ ले सकेंगे। कल फिर इसी समय सुबह 11 बजे हमारे साथ जुड़े, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को, किसान मित्रों को गांव में बताएं कि वह किस तरह से हमसे जुड़ सकते हैं और इसी लाइव सेशन के दौरान अपनी कौतूहल, अपनी जानकारी को पा सकते हैं। एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए एक्सपर्ट के साथ कल फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए मैं सिद्धार्थ भट्टाचार्य इफ्को किसान की ओर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय किसान, नमस्कार।